हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लुसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लुसेंट जो है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 90% जो क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन करो तो जीके जीएस से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। जो यहाँ पे क्लासेस जो आपको बता जा रही हो आपके लिए कितना सफिशेंट है कि नहीं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस को यहाँ पे नहीं देखेंगे तो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आज फिजिक्स बायोलॉजी के शाम को पढ़ाता हूँ। आज मैं फिजिक्स का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इसके पहले पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारा, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना यहाँ पे कौन से वर्ष की गई थी? तो इसको जो स्थापना है 1947 में, 1952 में, 1976 में या 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए डाटा जो 1980 1980। तो ये आपके भारत में जो पर्यावरण विभाग की स्थापना किया गया था 1980 में। किसके द्वारा इसको संचालित किया गया था? तो आपके भारत सरकार के द्वारा, जो कि केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1900 में संचालित किया गया था। इसकी एक संस्था भी यहाँ पर इससे बनाया गया है, जिसको हम IUCN बोलते हैं। इसको याद रखिए। इसका फुल फॉर्म की बात करूँ IUCN का, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। इसको याद। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपका जो फॉरेस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया, इसको FCI बोलते हैं, इसकी स्थापना जो 19 जून 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। एक तरह से इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता। तो भारतीय जो वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा इस संगठन को बनाया गया है। और के वन और जलवायु परिवर्तन एक संगठन है, जिसको याद रखिए। इसके हेडक्वार्टर जो आपके कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। इसको याद रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FCI का हेडक्वार्टर आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ उसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1885 में, 1906 में, 1977 में या 1985 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लगभग यहाँ पे 72 प्रतिनिधि के द्वारा इसके उपस्थिति के कारण इसको सन 28 दिसंबर 1885 में, याद रखिए। तो सन 1885 में आपके मुंबई में गोकुलदास देशपाल संस्कृति महाविद्यालय में इसका गठन किया गया था। इसको याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन है? जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी इसके A.O. ह्यूम, याद रखिए A.O. ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो ये वाला डेट याद रखिएगा। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी जस्ट बताया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके व्योमेश चंद्र जो बनर्जी है। इनको यहाँ पे कलकत्ता में जो आपकी इसकी स्थापना 1885, तो 28 दिसंबर 1885 में लगभग 72 प्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थिति इसमें यहाँ पे इसको स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और यहाँ पे इसके जो संस्थापक थे महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, इनको इसके अध्यक्ष इनको नियुक्त की गई थी। तो इसको याद रखें। आपका 1885 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका डेट को पूछ सकता है और आपके इसके अध्यक्ष कौन है, तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, इनका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, याद रखिए। तो 1939 में इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा। और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना इन्होंने की थी, जिसके महासचिव भी थे इनको। तो इसको भी याद रखिए। इन्होंने 1929 में इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बात करूँ तो महात्मा गांधी जी थे अहमदाबाद में, इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, 10, 12 या 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारतीय संविधान में कुल अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपके जो 12 अनुसूचियां हैं, तो इसको याद रखिए। तो मूल संविधान में देखें तो आपका 395 अनुच्छेद और 22 भाग में विभाजित है। इसमें अब केवल 8 ही अनुसूचियां वर्तमान में स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत को और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंडिया या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यव्रत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत को भारतवर्ष और जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, और आर्यव्रत, हिंदुस्तान, ये सब जो आपके इन नाम से इसको भारत को जाना जाता है। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो, जो हम सभी नाम से इसको जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? या इसको घेंघा को ग्वाइटरी रोग भी कहा जाता है। तो गले से संबंधित ये रोग है। कई बार आप देखे होंगे, मतलब कोई कोई जो रहते हैं बुजुर्ग वगैरह, उनका जो मतलब जो गला होता है आपको सूजन हो जाए, फूल जाया रहता है, तो इसी को घेंघा रोग कहते हैं। आप किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आपका आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, याद रखिएगा। तो घेंघा को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है आपके, जिसमें गला जो फूल जाता है, या आपके शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसको याद रखिए। जिसमें जो थायराइड ग्रंथि होता है, तो ये आपके इसमें सूजन वगैरह आ जाती है। तो इसको याद रखिए। इसको ग्वाइटर रोग या मतलब इसको आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफर आप जानते हो ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली जो कैसे काम करती है, आपकी जो कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे नियम पर आधारित है, मतलब कैसे काम करती है? तो फैराडे के नियम पर, हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर या आइंस्टीन के सिद्धांत पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके फैराडे के नियम पे आपका ये आधारित होता है, इनके नियम पे। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली, इनके जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो सिद्धांत है, ये आपके फैराडे के नियम पे आधारित है। कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें 2 कुंडलीय के जो है आपके, इसमें जो प्रेरण जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपका काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हुक का नियम दिया गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हुक का नियम क्या है? ये आपके वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन वगैरह आता है, तो ये आपके ये जो सिद्धांत है हुक का नियम, इनके द्वारा दिया गया, मतलब किसी भी आरोपित बल के समानुपाती होता है, मतलब तो इसको याद रखिएगा। तो किसी भी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, आपके हुक का नियम में इन्होंने इस नियम को प्रतिपादन किया। यहाँ पे ये न्यूटन से भी क्वेश्चन पूछता है, न्यूटन के नियम किस पे आधारित है? न्यूटन के जो इसका जो नियम है, मतलब कोई भी जो विरामावस्था में, तो आपको विरामी अवस्था में ही मतलब रहेगी, ऐसे करके उनका बोलना है। उसमें कोई भी बाहरी बल न लगाया जाए तो आपका गतिशील है। तो इसको यही जो आपका जो नियम है, एक समान गति समान अवस्था में रहता है। तो यही जो है आपके न्यूटन के नियम ये आपका बताती है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अलग अलग मतलब नियम, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके अलग अलग नियम दिए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला मैं तो भूल ही जा रहे हैं आपके आइंस्टीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, ये आपके जो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आइंस्टीन ने प्रकाश के सिद्धांत इन्होंने दिया है। कहने का मतलब है प्रकाश जो है आपके एक जो स्थिर गति से यात्रा करता है, भले ही आप इसमें या फिर अगर माप वगैरह करते हैं तो ये आपके कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही, तो प्रकाश का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था। इसको याद रखिएगा। तो प्रकाश जो है आपके स्थिर गति से यात्रा करता है। आप कितने भी इसमें माप वगैरह कोई भी इसमें कार्य कर ले, जो आपका जो प्रकाश है अपने हिसाब से ही काम करता है। तो इस कहने का यही मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे। इसको माइक्रोवेव कहा जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस रडार सिस्टम जो उपयोग किए जाने वाले तरंगे में आपके माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे का उपयोग इसका उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा कि आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या आपके स्ट्रोबोस्कोप से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका स्ट्रोबोस्कोप, याद रखिएगा। तो एक उड़ते हुए, जैसे आपका कोई हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज वगैरह उड़ रहा है, तो या जो चक्के के जो प्रति सेकंड जो घूर्णन किससे मापी जाते हैं? तो स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। तो मतलब उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड जो घूर्णन है, ये आपकी स्ट्रोबो जो एक यंत्र है इसके हिसाब से मापी जाती है। तो इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे बैरोमीटर दिया है, स्टार्टिंग में देख सकते हो। बैरोमीटर कौन सा यंत्र है, तो बैरोमीटर आपका वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसके माध्यम से वायुमंडल के दबाव को आपका मापा जाता है। इसे वायु दाब मापी कहा भी जाता है। बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीमोमीटर क्या होता है, ये आपके ये भी एक यंत्र है जो कि पृथ्वी तल के जो पवन का वेग, जो आपके पवन का जो वेग है इसके नापा जाता है इस यंत्र से। इसको पवन वेग मापी कहा जाता है, इसको एनीमोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए, पवन का जो वेग है इससे नापा जाता है, तो इसको एनीमोमीटर के नाम से जाना। और आपका ये वाला भी याद रखना है, हाइग्रोमीटर। ये क्या होता है, ये भी एक यंत्र है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होता है, तो एक नापने का एक मतलब इसको कहने का मतलब आर्द्रता मापी है एक यंत्र है। हाइग्रोमीटर जो है आपके वायुमंडल की जो आर्द्रता नापने का एक यंत्र है, इसको आर्द्रता मापी भी कहा जाता है, इसको हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है वायुमंडल की आर्द्रता नापने का यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता नापने का एक यंत्र है। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ चुका है। चारों क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं सबको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है आपके प्लाज्मोडियम का परजीवी वाहक है। तो मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर। याद रखिएगा। तो ये आपका जो प्लाज्मोडियम होता है इस परजीवी का वाहक होता है। तो परजीवी प्लाज्मोडियम का जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके द्वारा फैलाया जाता है। मतलब इसको नाइट बीटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी वाहक है मच्छर का। तो याद रखिएगा, ये मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोहे पर जंग लगता है, सभी देखे होंगे। तो ये आपके किसके कारण होता है या किसका उदाहरण है, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, उदाहरण है। तो इसको याद रखिए। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का विद्युत रासायनिक क्रिया के कारण होता है। तो अक्सर आप देखे होंगे, तो जो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार संक्षारण का कारण है, इसको याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगने को संक्षारण का एक उदाहरण माना जाता है। और आपके जो कि जो धातु होते हैं सतह पे, मतलब ऊपर में कुछ पापड़ी टाइप का जम जाता है, तो आपके रासायनिक अभिक्रिया के अंतर आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति कितनी होती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति यहाँ पे कितनी होती है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, या 36 किलोमीटर प्रति मिनट, या आपके 50 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 30 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। आपके पृथ्वी के कक्षीय गति जो औसत 30 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, या जॉनसन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनको डार्विन, इनको और किस नाम से जाना जाए, चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा। तो इनको चार्ल्स डार्विन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 1809 में 12 फरवरी 1809 से इन्होंने 19 अप्रैल लगभग 1882 में 1882 इन्होंने जो क्रम विकास सिद्धांत या इवोल्यूशन के सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इनका जो कहने का मतलब है, जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके कहने का मतलब है, मतलब जो प्रकृति है ये आपका विकासवाद, मतलब विकास होते जा रहे थे, इनको इस परिवर्तन को इन्होंने विकासवाद कहलाया है। और जीव विज्ञान की नींव इनको द्वारा डार्विन को, इसलिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा वैज्ञानिक इनको माना जाता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। तो ये आपका हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। याद रखिए इसको। और इसको फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में से एक रहेगा, तो आंसर आपको ले लें। तो फिर मेथनोइक अम्ल या आपका फार्मिक अम्ल, दोनों एक ही है। तो ये आपका जो देखते हैं, तो जो लाल चींटी होता है, और लाल चींटी में आपका ये देखते हैं, ये चींटी में डंक में आपका फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। बिच्छू वगैरह, चींटी, और आपके जो बाल में जुआ रहता है, ये इनमें सभी मक्खी वगैरह में, बिच्छू में, या आपके सभी कीड़ों में वगैरह जो काटने वाले डंक वाले होते हैं, सभी में आपका ये आपका मेथनोइक फार्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इन लोग काटते हैं तो दर्द भी तो और फूल भी जाता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। तो भार में कम हो जाएगा, या भार बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रह गया, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो भार है आपका बढ़ जाएगा। तो किस कारण बढ़ जाएगा? तो अगर एक अब जो लोहे की जो छोड़ है या कील है या पे जंग लगता है उससे भार में क्या परिवर्तन होगा? तो भार आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपके अगर देखते हैं लोहे की कील अगर जंग लगता है तो कील के भार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की जो सतह होती है, सतह पर मतलब एक आयरन ऑक्साइड, याद रखिए ये लिख दिया हूँ, तो आयरन ऑक्साइड की परत मतलब उसमें लग जाती है, परत बन जाती है। तो इसी के कारण यहाँ पर लोहे की कील में जंग लगने का जो इसका जो भार है आपका बढ़ जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। तो इसके माध्यम से आपके इस यंत्र के द्वारा सौर जो ऊर्जा है आपको सौर ऊर्जा से आपका किस में चेंज होगा? विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित होता है। तो इसको याद रखिए। तो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में या तो आपको फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से यहाँ पे दर्पण के माध्यम से परिवर्तित फिर वो आपको सौर विकिरण में केंद्रित करती है। तो इसके जो फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये आपका डाटा याद रखिएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको ये वाला डाटा याद रखिएगा। तो आपका इतना मान होता है आपका पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण की यह मान को याद रखिएगा। और आपकी किस कारण होता है? तो जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर मतलब केंद्र की ओर आपको खींचती है। इसी बल के कारण यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसके मान को याद रखिए। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। ये वाला डाटा याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।